नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपको थंबनेल में पता ही लग गया होगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक दो क्वेश्चन पक्का आता है और हर साल आता है, तो इसलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। मैं आपको हर पॉइंट इसके अंदर क्लियर करूँगा। बस आपको करना क्या है, एक दो बार इस वीडियो को देखना है और आपके नोट्स बनाने हैं, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बार आप रिवाइज कर लो। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी 1600 ईस्वी के अंदर, 1600 के अंदर, और ट्रेड पर्पज से आई थी ये इंडिया के अंदर। और आपको पता है, बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा करते रहे और फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत इंडिया के ऊपर हो गई। तो जहांगीर ने इनको परमिशन दी थी कि आप ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी हुई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, और इसमें अंग्रेज जीत गए। इसी की वजह से ही फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया। अब हम इस वीडियो के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने डायरेक्टी सिस्टम को फॉलो किया था, यानी डबल रूल। जैसे अपने इंडिया के अंदर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रूल करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अलग अलग रूल करती हैं। तो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो कंट्रोल में थी बंगाल के नवाब के, और जो लैंड रेवेन्यू, आर्मी, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थी। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा गवर्नर था बंगाल का, वो वॉरेन हेस्टिंग्स। ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्योंकि 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। ये पॉइंट नोट डाउन करना। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया था नाम? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? ये भी वॉरेन हेस्टिंग। घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, अलर्ट रहना एग्जाम के अंदर। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स की अध्यक्षता में फाउंड की गई थी। फिर इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर था द बंगाल गजट, वो भी इन्हीं के टाइम में ही प्रकाशित हुआ था। फिर जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, जो लाया गया था रिफॉर्म्स करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, वो भी इन्हीं के शासनकाल के दौरान पारित हुआ था। उसके बाद में जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भागवत गीता का ट्रांसलेशन हुआ था, चार्ल्स वाइकिन्स ने इनका ट्रांसलेशन किया था भागवत गीता का इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो भी इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए, बस आप इनको नोट डाउन करो, और रिपीटेड रिवीजन से ही आप एग्जाम में सक्सेस पा सकते हो। देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दिस। तो चलिए, हम अगले गवर्नर के बारे में बात करते हैं, गवर्नर जनरल के बारे में। वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। इन्होंने इंडिया के अंदर क्या किया था? सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने पुलिस सिस्टम को भी इस्टेब्लिश किया। फिर इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया बिहार एंड बंगाल के अंदर 1793 के अंदर। फिर इन्होंने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन की 1792 के अंदर। एंड उस टाइम पे इन्होंने जो ट्रीटी साइन की थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ में ट्रीटी साइन की थी, और इसी के साथ में ही थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हो गया था। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल के बारे में, जो थे सर जॉन शोर। इनके अंदर एक दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पास किया गया था, और बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम एंड मराठाज। तो मैं इसको कैसे याद करता हूँ? जैसे जॉन शोर, शोर मतलब शोर मचा रहा है, तो खारदा खर खर की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैं इसको कनेक्ट करके ऐसे याद करता हूँ। आप कोई भी अपनी ट्रिक बना के अपनी सहूलियत के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अगले जो गवर्नर जनरल है वो हैं लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली। इन्होंने क्या किया था? सब्सिडरी अलायंस का इंट्रोडक्शन किया था, यानी एक राजा के साथ में ये मिलके दूसरे किसी को हराएंगे, उसके बाद में उसकी ज़मीन हड़प लेंगे, या फिर जो भी है, यानी आपस में साथ में अलायंस मिला के एक दूसरे के साथ में लड़ाई करेंगे। तो जो पहला जो निज़ाम था, जो इसके अंडर में उसने एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस, वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? प्रेस के ऊपर
प्रतिबंध लगा दिया था, यानी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी उसके ऊपर इसने बैन लगा दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली को लायन ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, और इन्हीं के टाइम पे ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुआ था 1799 के अंदर, और ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की गई थी बिटवीन पेशवा बाजीराव एंड अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, जो अगले अपने वो बने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में वापस बने, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया इनके बारे में, और इनकी मृत्यु हो गई गाजीपुर यूपी के अंदर। उसके बाद में सर जॉर्ज बार्लो ये बने गवर्नर जनरल 1805 से 1807। इन्हीं के टाइम पे ही सिपाही म्यूटनी ऑफ वेल्लोर हुआ था, और इनके बाद में जो गवर्नर जनरल बने बंगाल के वो थे लॉर्ड मिंटो। इनके टाइम पे चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी साइन की गई महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में ट्रीटी साइन हुई। उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनके टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1816 से 1818 के बीच में, और इन्हीं के टाइम पे ही रायटवाड़ी सिस्टम मद्रास के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, थॉमस मुनरो मद्रास के उस टाइम पे गवर्नर थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में क्या था, पहले क्या होता था कि जो भी फार्मर्स जितना भी ज़मीन के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, जो भी अनाज या फिर जो भी चीज़ें, तो वो रेवेन्यू देते थे किसको, जमींदार्स को। फिर जमींदार्स अपना कुछ हिस्सा रख के अंग्रेज़ों को वो दे देते थे, जो भी गवर्नर जनरल होता था उसको जो रेवेन्यू। लेकिन इसके अंदर रायटवाड़ी सिस्टम के अंदर क्या किया गया, बीच में से जमींदार्स को रिमूव कर दिया गया, डायरेक्ट फार्मर्स इंग्लिश को देने लगे, और हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता 1817 के अंदर स्थापना हुई थी। उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके टाइम पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ। उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लगे, और ये जो चार्टर एक्ट आया इसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लगे। तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब इन्हीं के टाइम पे ही सती प्रथा जो थी वो बैन हुई थी, राजा राम मोहन राय ने जोर से इसका विरोध किया था। 1829 के अंदर सती पे बैन लगा था। फिर मेडिकल कॉलेज ऑफ कलकत्ता का भी स्थापना हुई थी इन्हीं के टाइम पे 1835 के अंदर। उसके बाद में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया था 1835 के अंदर, ताकि हायर एजुकेशन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड किया जा सके। और एक और महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी कि इस चार्टर एक्ट में 1833 के मिशनरीज जो थे उनको इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए पूरी छूट मिल गई थी कि आप अपने धर्म का अच्छे से प्रचार करो। उसके बाद में जो गवर्नर जनरल थे वो थे चार्ल्स मेटकैल्फ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वापस से फ्रीडम ऑफ प्रेस लागू कर दिया, यानी प्रेस को स्वतंत्रता दे दी कि तुम कुछ भी मतलब कि छापो और अपने हिसाब से, मतलब कि कोई कंट्रोल नहीं था प्रेस के ऊपर। तो इनको क्या बोला जाता है, लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि विच गवर्नर जनरल इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस, तो इसका नाम है चार्ल्स मेटकैल्फ। और इनके टाइम पे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश्ड हुई 1836 में, जिसको आज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हुए इंडिया के वो थे लॉर्ड डलहौजी। इनके टाइम पे भी बहुत सारी घटनाएं घटी जिनको क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई इंडिया के अंदर बॉम्बे टू थाने 1853 के अंदर। फिर फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई इंडिया के अंदर डायमंड हार्बर टू कलकत्ता 1851। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया 1854 के अंदर, जिसमें पोस्टल टिकट्स जारी किए जाने लगे। और इन्होंने ही स्टार्ट किया था सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन इंडिया के अंदर। और जो पहले इंडिया के जो पर्सन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 के अंदर। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 के अंदर, यानी अगर किसी राज्य के अंदर उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो राज्य ऑटोमेटिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हुआ इस पॉलिसी के तहत वो था सतारा महाराष्ट्र का। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर जो और स्टेट्स थे
वो थे जयपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, संबलपुर। तो ये ऑप्शन के अंदर दे दिए जाएंगे आपको और पूछ लिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट पार्ट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, तो ये स्टेट्स याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद में जो अगले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ही इंडिया के पहले वॉइस रॉय हैं, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हु वॉज फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इंडियन रिबेलियन इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1857 के अंदर, और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट भी पास किया गया था 1856 के अंदर इन्हीं के टाइम पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास इन्हीं के टाइम पे सेटअप की गई थी 1857 के अंदर। उसके बाद में जब 1857 का रिबेलियन हुआ तो कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया और डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडिया का जो भी रूल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला गया। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को ख़त्म किया, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको पुरातात्विक विभाग बोलते हैं हिंदी में, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया ताकि जो पुरानी इमारतें हैं उनका रिपेयरिंग किया जा सके और उनकी देखभाल की जा सके, ठीक है। और इंडियन पिनल कोड भी इन्होंने ही पास किया था। उसके बाद में थे दी अर्ल ऑफ एल्गिन, 1862 से 63 इनका शासनकाल था। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम किया था वो क्या किया था, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के अंदर हाई कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद में लॉर्ड मेयो 1869 से 1872, इन्होंने इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन को काउंटिंग कराई थी, ठीक है। और मेयो कॉलेज जो अजमेर के अंदर है उसका इस्टेब्लिशमेंट भी इन्होंने किया था। यही एक ऐसे वॉइस रॉय हैं इंडिया के जिनका असिस्नेशन हो गया था, यानी इनको मार दिया गया था। पठान शेर अली अफरीदी ने इनको मार दिया था अंडमान के अंदर। उसके बाद में लॉर्ड लिटन हुए, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया 1878 के अंदर, जिसके तहत क्या हुआ था कि जो भी न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद में जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884। इन्होंने क्या किया, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, उसको ख़त्म कर दिया गया और इंडिया के अंदर पहला कंप्लीट पॉपुलेशन सेंस, मतलब कि जनगणना हुई। स्टार्ट किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने, और इन्होंने फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया के अंदर अच्छे से पॉपुलेशन काउंटिंग हुई, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में इन्होंने पास किया। फिर इल्बर्ट बिल 1883 में इन्होंने पास करवाया। इल्बर्ट बिल के अंदर क्या था कि इंडियंस भी अब ब्रिटेन के अंदर जाके जज बन सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन कर सके। उसके बाद में थे लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इन्हीं के टाइम पे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, और पीछे मैंने आपको जितनी भी डिटेल बताई है हर किसी डिटेल से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में और आते भी रहेंगे, इसलिए अच्छे से नोट डाउन करना और रिपीटेशन करके याद करना इनको अच्छे से। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे WC बनर्जी, ठीक है। और फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे के अंदर हुई थी। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज जो एक संस्कृत की कॉलेज थी, यानी इसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। उसके बाद में वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। इनके टाइम पे जो फेमस घटना हुई थी वो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। और इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला था, इंडिया इज ए पाइवेट ऑफ आर एम्पायर, इफ़ द एम्पायर लूजेज एनी पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियंस वी कैन सर्वाइव, बट इफ़ वी लूज इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। यानी इन्होंने कहा था कि जो इंडिया है, हमारे जो एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग फैल रखा था, वो पाइवेट यानी धुरी, यानी मेन पॉइंट है। एक तौर पे अगर हमारा कोई भी राज्य अगर चला जाए, यानी जहाँ पर भी हमारा शासन है वहाँ से चला जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इंडिया से हमारा शासन चला गया तो ब्रिटिश साम्राज्य का ही सूर्य अस्त हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा वो। तो ये पॉइंट आ जाता है कभी कभी कि कौन से वॉइस रॉय ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो ये इन्होंने दिया था। इन्होंने और क्या काम किया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास करवाया था, और इन्होंने इरिगेशन कमीशन यानी सिंचाई विभाग, पुलिस कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, ये सब इस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद में जो वॉइस रॉय थे वो थे
लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, इनके टाइम पे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, अब इस मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के, कि इस मोरले मिंटो रिफॉर्म के अंदर, मिंटो तो आपको पता है लॉर्ड मिंटो यानी वॉइस रॉय थे इंडिया के, तो ये मोरले कौन था? ये मोरले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, तो ये याद रखना, एक क्वेश्चन आता है। फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर क्या था कि भाई इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नेंस के अंदर, उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ही टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1907 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में आए वॉइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। इनके टाइम पे जो इंडिया की कैपिटल कलकत्ता के अंदर थी, उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया था 1911 के अंदर। और जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, मैकमोहन लाइन, इन्हीं के टाइम पे क्रिएट की गई थी, यानी डिमार्केशन किया गया था। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको बस कनेक्ट करके चीज़ों को याद करना है कि कैसे याद रखें। जैसे मैंने आपको मैकमोहन लाइन के बारे में बता दिया, तो तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, या फिर यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी लाइन है, या फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है, और भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी लाइन है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी लाइन है। ये सब मैंने सबसे पहली ज्योग्राफी की वीडियो के अंदर बनाया था कि कौन कौन सी लाइन किस कंट्री के बीच में है। तो वो वीडियो अगर आपने देखी नहीं है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस आपको ही करनी है, कंटेंट आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप अपने नोट्स बना के रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि लॉर्ड कर्जन ने पास किया था 1905 के अंदर, इन्होंने वो रद्द कर दिया गया। और इन्हीं के टाइम पे ही पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 के अंदर। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर का मैंने बताया, तो आपको याद करना है कि वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेज कौन थी और अगेंस्ट में फोर्सेज कौन थी, किन किन के बीच में पहले स्टार्ट हुआ, क्या रीजन था। थोड़ा बहुत आप याद रखोगे ना, तो आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया थोड़ा बहुत भी घुमा फिरा के, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अगले जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, 1916 से 1921। इनके टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, तो मैं आपको बताता हूँ। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 के अंदर। ठीक है, अब मोंटेगू कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और चेम्सफोर्ड कौन है, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर इंडियन होम रूल मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ था 1916 के अंदर ही। लीडरशिप किसकी थी, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ था 1916 के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था लखनऊ पैक्ट के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले इलेक्शंस के अंदर। इन दोनों पार्टियों ने आपस में समझौता किया था इस लखनऊ पैक्ट के अंदर। ठीक है, अब लखनऊ पैक्ट के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि आप जब तक होमवर्क नहीं करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप खुद चक्कर में रहोगे कि यार मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो ये दिक्कत यही है कि आप रिपीटेड रिवीजन करो, और कहीं से भी पॉइंट आता तो उसको लिंक करो आप। जैसे मैंने आपको वर्ल्ड वॉर का बताया कि वर्ल्ड वॉर पहला किस किस के बीच में हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी इन्हीं के टाइम पे ही पास हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 के अंदर इन्हीं के अंडर पास हुआ था। रोलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग के अंदर हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो भी प्रदर्शनकारी थे शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे बैठे थे, उनके ऊपर गोलियों की बरसात कर दी गई जनरल डायर के द्वारा, जिसको जलियांवाला बाग मसक्केर के नाम से जानते हैं। ये भी 1919 में ही घटना हुई थी। अब जलियांवाला बाग मसक्केर के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 एंड 1920 के अंदर हुई थी। ठीक है, उसके बाद में जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो रही थी, लेकिन चोरा चोरी के अंदर इंसिडेंट हुआ 1922 के अंदर। इन्हीं के टाइम पे ही काकोरी ट्रेन जो लूट हुई थी, कॉन्स्पिरेसी, वो हुई थी 1925 के अंदर। अब आपका होमवर्क है कि कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन जो लूट हुई थी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, वो आप चेक करना। ठीक है, उसके बाद में जो थे लॉर्ड इरविन 1926 से 1930,
1941। इनके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी। साइमन कमीशन, तो इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि लाठियां बरसाई गई थी उस टाइम पे, तो लाला लाजपत राय के लाठियां लगी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1928 के अंदर, और पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था 1929 के अंदर। ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1930 के अंदर हुई थी, इन्हीं के टाइम पे। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 के अंदर। और एक दुखद घटना हुई थी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको फांसी चढ़ा दिया गया था 1931 के अंदर। ठीक है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हुई 1930 के अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं लॉर्ड इरविन के टाइम पे, वो आप अच्छे से नोट डाउन करना और इनका क्रोनोलॉजी भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई, उनको क्रम वाइज आप अरेंज करें, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। तो साइमन कमीशन आया, उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट, फिर पूर्ण स्वराज, ये सब आप अच्छे से देख लेना। ठीक है। फिर था लॉर्ड विलिंगडन, इनके टाइम पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ, और इसी एक्ट के अंदर क्या किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश्ड हुआ 1935 के अंदर। ठीक है। उसके बाद में थे लॉर्ड लिनलिथगाउ। ठीक है। इनके टाइम पे क्या हुआ, इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पार्टिसिपेट किया 1939 के अंदर। क्रिप्स मिशन इसके टाइम पे आया। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई। इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। फिर इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम कॉमन इलेक्शंस हुए, और बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था वो भी इन्हीं के टाइम पे ही था 1943 के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन बने। ठीक है। जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो जो वाइस रॉय की पदवी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, और वापस से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने लगा। तो स्वतंत्र भारत के ये पहले गवर्नर जनरल थे। अगर ये क्वेश्चन आए तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि इंडिपेंडेंट इंडिया के यानी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। और सी राजगोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनके बाद में गवर्नर जनरल और इन सब पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले इंडियन थे। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो का अंत होता है। आई होप मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दिए गए। मैंने आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स बता दिए गए। अगली वीडियो के अंदर मैं एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं गवर्नर जनरल और इन वॉइस रॉय के ऊपर, वो सारे मैं लेके आऊँगा आपके लिए। टिल द टाइम, थैंक यू so much for watching this video and upgrading your knowledge. Have a nice day ahead.